नमस्कार, विराट IAS एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वर्षा को समझेंगे। वर्षा क्या है, वर्षा का प्रोसेस क्या है, वर्षा कैसे होती है, वर्षा कितने प्रकार की होती है, इन सब चीज़ों को समझेंगे। तो अगर हम वर्षा यानी रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल प्रिसिपिटेशन का ही एक टाइप है, वर्षण का ही एक प्रकार वर्षा कहलाता है। प्रिसिपिटेशन जिसे हम वर्षण कहते हैं, वर्षण के बेसिकली 3 प्रकार हैं। वर्षण का एक पहला प्रकार है जो गैसीय फॉर्म में होता है, वर्षण का दूसरा प्रकार है जो लिक्विड फॉर्म में होता है और जिसे हम रेनफॉल कहते हैं या वर्षा कहते हैं, और वर्षण का ही तीसरा प्रकार है जो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसे हम जैसे पाले के रूप में देख सकते हैं या स्नोफॉल के रूप में देख सकते हैं। तो आज हम जिस पे बात करेंगे वो है वर्षण का लिक्विड फॉर्म यानी वर्षा। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, एक बेसिक अंतर समझ सकते हैं वर्षण और वर्षा में, प्रिसिपिटेशन में और रेनफॉल में। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्षा यानी प्रिसिपिटेशन का लिक्विड फॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली वर्षा क्या होता है? अगर वर्षा की औपचारिक डेफिनेशन की बात करें, एक फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें, तो उसे कहा जा सकता है कि जलवाष्प का संघनित रूप जो कि जल की बूंदों या हिमकणों के रूप में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सतह की तरफ आता है, उसे ही हम वर्षा कहते हैं। अब ये तो इसकी औपचारिक डेफिनेशन है। अगर हम इसके साधारण शब्दों में वर्षा को समझें या कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के पर्सपेक्टिव से हम चीज़ों को समझें तो हम समझ सकते हैं कि वर्षा बेसिकली एक प्रोसेस है, वर्षा एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम पूरी वर्षा का क्रियान्वयन देखते हैं। वर्षा के प्रक्रिया में 3 से 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। वर्षा की प्रक्रिया शुरू होती है वाष्पीकरण से। जैसे ही सनलाइट किसी जलीय सतह पर पड़ेगी तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर के बढ़ने के चलते यहाँ से एक प्रोसेस शुरू होगा, प्रक्रिया की शुरुआत होगी जिसका नाम होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के बाद ये वायु ऊपर पहुंचेगी और ऊपर पहुंचने के बाद इसका एडियाबैटिक शीतलन होगा। एडियाबैटिक शीतलन होने के बाद इसी का ही संघनन होगा यानी कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होने के बाद यही बादल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वही बादल बूंदों के रूप में संघनित बूंदें होती हैं और वही बूंदें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह की तरफ आते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके सेगमेंट में डिवाइड करके हम आराम से समझेंगे। तो इसके जो प्रक्रिया के चरण हैं, अगर हम उसकी बात करें तो इसका पहला चरण है जिसे कहते हैं वाष्पीकरण यानी इवेपोराइजेशन। इस प्रक्रिया का दूसरा चरण है एडियाबैटिक शीतलन। एडियाबैटिक शीतलन या रुद्धोष्म शीतलन भी आप उसे कह सकते हैं। इसी का तीसरा चरण है जो कि एक महत्वपूर्ण चरण भी है जिसे कहते हैं सापेक्षिक आर्द्रता का घटना या बढ़ना, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कम होना या ज़्यादा होना। हम प्रक्रिया में समझेंगे उस बात को कि कहाँ कम होगा, कहाँ ज़्यादा होगा और वर्षा के लिए क्या जरूरी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का ज़्यादा होना या कम होना। इसी में ही चौथा प्रकार है संघनन। प्रक्रिया का चौथा चरण है संघनन यानी कंडेंसेशन। ये 4 स्टेजेस होती हैं वर्षा को समझने के लिए। और जब भी आप मेंस में अपने आंसर को, अगर रेनफॉल पे कभी आप कोई आंसर लिख रहे हैं तो मेंस में आपको इन चारों चीज़ों को मेंशन करना जरूरी है। उनका वेटेज अलग अलग हो सकता है पर ये चारों चीज़ें अगर आपने आंसर में कोट नहीं की तो आपका आंसर अधूरा रहेगा। तो चलिए एक एक करके इस प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे वाष्पीकरण को। वाष्पीकरण यानी इवेपोराइजेशन। वाष्पीकरण में क्या होता है, जैसे ही इंसोलेशन होता है, जैसे ही सूर्य की किरण यहाँ पर पड़ती है किसी जलीय सतह पर, तो उस स्थान का, उस सतह का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे ही तापमान में वृद्धि हुई तो यहाँ पर वाष्पीकरण का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो वाष्पीकरण क्या हुआ कि जल का वाष्प में या जलवाष्प में परिवर्तित होना ही वाष्पीकरण कहलाता है। यानी कि लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट हो जाना ही क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण के लिए कुछ और चीज़ें जरूरी होती हैं, जैसे कि जलीय सतह का तापमान वायुमंडलीय तापमान से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वेपोराइजेशन हो सकता है। तो चलिए, अभी तो हम बेसिकली ये समझ रहे हैं कि
वाष्पीकरण होता क्या है? तो वाष्पीकरण क्या है? जल का वाष्प में परिवर्तित हो जाना ही वाष्पीकरण है। ये कब होगा? जब वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि संवेदनशील ऊष्मा का गुप्त ऊष्मा में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहला सकता है। यानी सेंसेबल हीट का लेटेंट हीट में कन्वर्ट हो जाना ही क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। तो जैसे ही जल वाष्प में यानी वेपर में कन्वर्ट हुआ तो ये ऊपर जाएगा। ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ की जो एयर है, यहाँ का जो एयर पार्सल है वो वार्म हुआ, वार्म होने के चलते लाइट हुआ, और लाइट होने के बाद उसकी अपराइजिंग शुरू होगी, उसका आरोहण होगा। आरोहण होगा अपने साथ ये इस वाष्प को यानी यहाँ से वाटर वेपर को भी साथ लेके जाएगा। तो यहाँ तक का प्रोसेस हुआ वाष्पीकरण का। तो बेसिकली हमने क्या समझा वाष्पीकरण में? कि जल का वाष्प में परिवर्तित हो जाना ही वाष्पीकरण कहलाता है। संवेदनशील ऊष्मा का गुप्त ऊष्मा में परिवर्तन हो जाना ही क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। अब यहीं पे ही हम अगला चरण समझते हैं, एडियाबैटिक शीतलन। एडियाबैटिक अडायाबैटिक शीतलन भी कहते हैं, या रुद्धोष्म शीतलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। एडियाबैटिक शीतलन क्या होता है? इसको आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि मान लीजिए ये सतह पर एक एयर पार्सल है। ये एयर पार्सल, अब इस एयर पार्सल पर चूंकि हमें पता है कि सतह पर वायुमंडलीय दाब ज़्यादा होता है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक ज़्यादा है। एटमॉस्फेरिक ज़्यादा है तो इसमें कुछ तापमान है। जैसे जैसे इस एयर पार्सल का अपराइजिंग होगा, ये ऊपर जाएगा, जैसे जैसे इसका आरोहण होगा तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम सतह से ऊपर की तरफ जाते जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब में कमी आती जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो हम देखेंगे कि इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दाब ज़्यादा था, प्रेशर ज़्यादा था, तो इसलिए इसका वॉल्यूम कम था। वॉल्यूम कम था तो टेम्परेचर ज़्यादा था, और जैसे जैसे हम ऊपर गए प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम बढ़ गया, इसका आयतन बढ़ गया, और इसके आयतन के बढ़ने के चलते ही क्या हो गया? तापमान में कमी आ गई। इसे ही हमने क्या कहा कि यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ शीतलन हो गया। जैसे आप सतह से ऊपर की तरफ वायु का आरोहण हुआ तो उसमें शीतलन हो गया। जिस प्रक्रिया से ये हुआ उसे अडायाबैटिक कहते हैं, उसे ही रुद्धोष्म प्रक्रिया कहते हैं, वही रुद्धोष्म प्रक्रम है। तो इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? अडायाबैटिक शीतलन, अडायाबैटिक कूलिंग, क्योंकि यहाँ के बदले यहाँ पर टेम्परेचर में कमी आई है। तो ये दूसरा चरण है वर्षा का, जिसमें अडायाबैटिक कूलिंग होगी। वर्षा यहाँ से एयर उठी, उसका वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ने के चलते क्या हुआ? टेम्परेचर में कमी आई, और तापमान में कमी के चलते ही यहाँ पर कूलिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। तो यहाँ पर हमने दो चरणों को समझ लिया। वाष्पीकरण हुआ पहले, फिर वो एयर, वार्म एयर ऊपर पहुंची और उसमें शीतलन शुरू हो गया। अब यहीं पे ही तीसरा प्रोसेस या तीसरा चरण है, इसका तीसरा फेज है, जिसे कहते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। ये सापेक्षिक आर्द्रता इस पूरे की पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। इसे हम समझ सकते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। अगर हम सापेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो इस रिलेटिव ह्यूमिडिटी का एक फॉर्मूला होता है। साइंस ओरिएंटेड टॉपिक है, साइंस का सब बेसिकली कोर साइंस में इसको पढ़ते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की एक डेफिनेशन होती है, उसका एक फॉर्मूला इजाद किया जाता है, और वो फॉर्मूला है कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा अपॉन वायु की जलवाष्प को धारण करने की क्षमता। और जब भी हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को निकालते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम हमेशा प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, तो इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो डेफिनेशन है या फॉर्मूला है, उसका वो होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू होता है कि किसी वायु में, या इसे आसान शब्दों में समझें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? आपने 1000 ग्राम वायु ली, किसी खास तापमान पर, किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर आप उसको देख लीजिए। एक खास तापमान पर एक एयर पार्सल में टोटल वायु होगी, वायु में बहुत सारी गैसें हैं, उसी गैस में से एक गैस है वाटर वेपर। तो हम देखेंगे एक खास तापमान पर वायु में कितनी जलवाष्प की मात्रा है, वाटर वेपर कितना है, बाकी सारी गैसें हैं पर उसमें वाटर वेपर कितना है, अपॉन हम देखेंगे कि वो वायु उसी टेम्परेचर पर
कितनी जलवाष्प को एक्वायर कर सकती थी, कितनी जलवाष्प को वाटर वेपर को धारण कर सकती थी। इसी को आप एक एग्जांपल से कोरिलेट कर सकते हैं। जो जलवाष्प की मात्रा है और जो क्षमता है, आप इसको ऐसा समझिए कि जो क्षमता है वायु की जलवाष्प को धारण करने की क्षमता, ऐसा मान लीजिए आपकी भूख है कि आपको कितनी रोटी की, कितनी ब्रेड की भूख है, वो आपकी क्षमता है, और कितनी रोटी आपको अवेलेबल है वो जलवाष्प की मात्रा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये आपकी उपस्थिति है, जितनी आपके पास अवेलेबिलिटी है, जितनी आपके पास जलवाष्प की मात्रा यानी रोटी है, और ये क्या है, कितनी आपको भूख है। तो यहीं पे अगर मैं कहूँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अब अगर आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी को 100% करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आपको क्या करना पड़ेगा, जलवाष्प की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा, और या तो क्षमता को कम करना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1 टेम्परेचर होती है। अब 1 टेम्परेचर क्यों होती है, क्योंकि क्षमता का सीधा संबंध होता है तापमान से। कैपेसिटी का सीधा संबंध होता है टेम्परेचर से। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, यानी कि जो एयर जितनी वार्म होगी उसमें जलवाष्प को धारण करने की उतनी ज़्यादा क्षमता होगी, और जो एयर जितनी कूल होगी उसकी जलवाष्प को धारण करने की उतनी ही क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से हमने देखा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तापमान के। यानी इसी से एक बात यहाँ पर निकल कर आती है कि जैसे जैसे तापमान में कमी होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होती जाएगी, और जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी होगी यानी तापमान बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, ऐसे ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्षिक आर्द्रता घटती जाएगी। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पर आते हैं वापस लौट के, तो हमने क्या देखा, अडायबैटिक कूलिंग हुई, हवा ऊपर गई, वॉल्यूम के बढ़ने से टेम्परेचर कम हुआ। अब देखिए उस टेम्परेचर के और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के रिलेशन को यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए। अगर तापमान कम हो रहा है तो बताइए सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती जाएगी, सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होती जाएगी, सापेक्षिक आर्द्रता लगातार बढ़ती जाएगी, और एक स्टेज ऐसी आएगी जब सापेक्षिक आर्द्रता क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। 100% कब होगी, जितनी जलवाष्प की मात्रा उसमें है और जितनी उसकी क्षमता है दोनों इक्वल हो जाएंगी। हम क्या कर सकते हैं, जलवाष्प की मात्रा को ऊपर जाके तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि जलवाष्प किससे आया था, वाष्पीकरण से आया था, और वाष्पीकरण कहाँ होगा, किसी जलीय सतह पर होगा, धरातल पे होगा। और जब हवा ऊपर चली गई, अब जलवाष्प तो आ नहीं सकता, तो क्या करेंगे, हम तापमान को कम करके यानी उसकी क्षमता को कम करके हम लगातार वहां पे क्या करेंगे, उसको उसके इक्वल कर लेंगे, यानी जितनी जलवाष्प की मात्रा उसमें थी उतनी ही उसकी क्षमता को घटा के कर देंगे। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 100 बच जाएगा। और यहीं पे हम देखेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे एयर पार्सल ऊपर जाएगा, वॉल्यूम घटता जाएगा, तापमान घटता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और तापमान घटता जाएगा, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी के 100% होते ही हम देखेंगे कि वायु संतृप्त हो जाएगी। उसे ही क्या कहेंगे, वायु का संतृप्त होना कहेंगे। तो देखिए यहां तक हमने क्या समझ लिया, वाष्पीकरण क्या होता है, जल का जलवाष्प में बदलना, परिवर्तित हो जाना, या उसी को हम कह सकते हैं संवेदनशील ऊष्मा का गुप्त ऊष्मा में परिवर्तित हो जाना, यानी सेंसेबल हीट का लेटेंट हीट में बदल जाना। ये हमारा वाष्पीकरण है, जो कि वर्षा का पहला चरण था। दूसरा हमने देखा सापेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, किसी वायु में किसी खास तापमान पर जलवाष्प की मात्रा कितनी है यानी वाटर वेपर कितना है, अपॉन वो वायु उसी खास तापमान पर जलवाष्प की मात्रा कितनी धारण कर सकती है यानी उसकी क्षमता कितनी है, उसे अपॉन में रखेंगे, ये हो जाएगा हमारा सापेक्षिक आर्द्रता। और हमें पता है क्षमता का सीधा संबंध तापमान से है। जितना ज़्यादा किसी वायु में तापमान होगा यानी कि वायु जो जितनी गर्म होगी उतनी ही ज़्यादा जलवाष्प को धारण कर सकेगी, तो क्षमता का सीधा संबंध तापमान से है। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का इन्वर्स रिलेशन होता है तापमान से, यानी अगर तापमान घटेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, अगर तापमान बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाएगी। यहाँ तक की चीज़ें हमने देख ली। अब हमारा चौथा चरण शुरू होता है जिसे कहते हैं संघनन यानी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन बेसिकली वाष्पीकरण यानी इवेपोराइजेशन का एकदम उल्टा है।
वेपोराइजेशन में क्या होता है, वेपोराइजेशन में जल जलवाष्प में बदलता है, यानी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। और कंडेंसेशन में क्या होता है, जो वेपर है वो दोबारा से लिक्विड में या फिर सॉलिड, या जिसे हम हिमकण कहते हैं, स्नो आइस जिसको हम कहते हैं, उसमें कन्वर्ट होता है। तो वाष्प का जल में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट का सेंसेबल हीट में परिवर्तित हो जाना ही क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। ये हमारी 4 स्टेजेस हैं जिनको एक एक करके हमने समझा। अब इन चारों को एक प्रोसेस के तहत हम वर्षा के रूप में देखते हैं। अब इन चारों चरणों को हम एक एक करके पूरे प्रोसेस में समझते हैं कि वर्षा बेसिकली होती क्या है। अब हमने उसको सेगमेंट में अलग अलग समझ लिया है। वाष्पीकरण क्या है, एडियाबैटिक शीतलन क्या है, और सापेक्षिक आर्द्रता कैसे घटती बढ़ती है तापमान के सापेक्ष, और संघनन क्या होता है। अब देखिए क्या होता है कि सनलाइट जब किसी जलीय सतह पर, किसी वाटर बॉडी पर, हो सकता है किसी लैंड बॉडी पर भी पड़े, पर लैंड बॉडी पर भी जहाँ पे कहीं पे वनस्पति है, वेजिटेशन है, वहीं पे ही वाष्पीकरण होगा। तो हम समझ लेते हैं कि किसी जलीय सतह पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वहाँ का तापमान क्या हो जाता है, तापमान इंक्रीज हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है। उसकी वजह से कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, पहला प्रोसेस हो जाएगा, यानी वाष्पीकरण शुरू हो जाएगा। वाष्पीकरण क्या है, जल जो है वाष्प बनकर ऊपर पहुँच जाएगा। जैसे ही इस वायु का आरोहण होगा, अपराइजिंग होगा, तो यहाँ पर ऊपर जाकर इस वायु का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जो कि हमने अडियाबैटिक शीतलन में समझा था। जैसे ही इसका वॉल्यूम बढ़ा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। जैसे जैसे ये हवा ऊपर जाती जाएगी, जो कि आर्द्र वायु है, ह्यूमिड एयर है, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी टेम्परेचर लगातार कम होता जाएगा, और जैसे जैसे तापमान कम होता जाएगा उसी के सापेक्ष में रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्योंकि हमने समझा था कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का टेम्परेचर से इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी ये इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे जैसे तापमान कम हो रहा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती जा रही है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ते बढ़ते 100% हो जाएगी, यानी जितनी जलवाष्प की मात्रा उसमें है उतनी ही उसकी क्षमता घटते घटते उसके इक्वल हो जाएगी। वही बात जो हमने एग्जांपल आपको पहले बताया था कि मान लीजिए आपकी भूख है 4 रोटी की, पर रोटी अवेलेबल है 2। अवेलेबिलिटी क्या है, वो है आपकी जलवाष्प की मात्रा, और 4 रोटी जो आपके पास हैं, जितनी आपको भूख है वो क्या है, वो है आपकी क्षमता। अब हम क्या कर सकते हैं, रोटी तो नहीं बढ़ा सकते, पर क्या कर सकते हैं, भूख को घटा सकते हैं। तो हमने क्या किया, हवा को ऊपर उठाते गए, हवा ऊपर उठती गई तो टेम्परेचर कम होता गया, और टेम्परेचर का सीधा रिलेशन है उसकी क्षमता से, कैपेसिटी से। तो जैसे जैसे आपकी भूख कम होती गई, और भूख कम होते होते कितना पहुंच गया, 2 रोटी पर पहुंच गया। 2 रोटी आपके पास अवेलेबल थी और 2 ही आपकी अब क्षमता है, 2 ही की भूख है, तो कितना हो जाएगा, अब आप तृप्त हो जाएंगे। उसे ही कहते हैं कि वायु यहां पर संतृप्त हो गई। जितनी उसके पास जलवाष्प की मात्रा है उतनी ही उसके पास उपलब्ध हो गई। तो हम कहेंगे कि यहां पर जैसे ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हुई, हम कहेंगे कि वायु संतृप्त हो गई, यानी एयर सैचुरेटेड हो गई, एयर में सैचुरेशन आ गया। सैचुरेशन क्या होता है कि अब इसके बाद और ज़्यादा जलवाष्प को, वाटर वेपर को वो धारण नहीं कर सकती, और जैसे ही वायु संतृप्त होगी यहीं पे ही प्रक्रिया का चौथा चरण शुरू हो जाएगा, जिसको हमने नाम दिया था संघनन का। यानी यहीं पे ही जैसे ही एयर सैचुरेशन हुआ ऐसे ही कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और कंडेंसेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन बताया है आपको, जलवाष्प जल में परिवर्तित हो जाती है, और यही जल की छोटी छोटी बूंदें जब एक समूह के रूप में इकट्ठी हो जाती है उसी को ही हम कहते हैं कि बादल बन गया। यही क्या है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड है। संघनन में क्या होता है, जल की बूंदें बनती हैं, छोटी छोटी बहुत बारीक बारीक कण बनते हैं, और यही बारीक कण जब एक ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं वही क्या कहलाता है, वही बादल कहलाता है। और इस बादल में भी कंडेंसेशन का प्रोसेस लगातार चलता रहता है, और जब छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बड़ी बूंदों में कन्वर्ट हो जाती हैं तो वही बूंदें बाद में जब ऊपर ये बादल इनको रोक नहीं पाता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या हो जाता है, बारिश के रूप में नीचे हमें दिखाई देती है। तो ये हो जाता ही वर्षा। पर यहीं पे ही कुछ टेक्निकल पॉइंट है इस बीच में कि अगर ये सारी चीजें रहें, यानी वाष्पीकरण भी हो, अडायबेटिक शीतलन भी हो जाए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ते बढ़ते 100% पे भी पहुंच जाए, तो भी कंडेंसेशन नहीं होगा, तब भी बादल नहीं बनेगा, तब भी बारिश नहीं होगी। कब तक नहीं बनेगी कि हमारे वायुमंडल में कुछ आर्द्रताग्राही नाभिक पाए जाते हैं।
हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होते हैं। हमारे वायुमंडल में ऊपर की तरफ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होते हैं। अगर वायुमंडल में आर्द्रताग्राही नाभिक नहीं है तो कंडेंसेशन नहीं होगा। भले ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाए, वायु संतृप्त हो जाए, एयर सैचुरेशन आ जाए, तब भी कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू नहीं होगा। यानी यहाँ से क्या समझते हैं कि कंडेंसेशन होने के लिए कोई प्लेस चाहिए जहाँ पर वो जलवाष्प उस पर आकर टिकेगी और टिकने के बाद वो वाष्प से द्रव में या फिर सॉलिड में या लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो उनको वो स्पेस कहाँ से प्रोवाइड होता है? वो स्पेस प्रोवाइड कराते हैं आर्द्रताग्राही नाभिक। सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। आर्द्रताग्राही नाभिक क्या है? ये हमारे एनवायरनमेंट में पहले से ही वायुमंडल में मौजूद रहते हैं। जैसे डस्ट पार्टिकल हैं, NaCl है, सोडियम ब्रोमाइड, इस तरीके के बहुत सारे पार्टिकल हैं जो आर्द्रताग्राही नाभिकों के रूप में जाने जाते हैं। और उन्हीं आर्द्रताग्राही नाभिकों की उपस्थिति में ये वायु जो संतृप्त हुई थी उनके ऊपर बैठेगी और बैठने के बाद कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू होगा। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है कि अगर किसी जगह पर आर्द्रताग्राही नाभिक नहीं है, वैसे तो पाए जाते हैं क्योंकि डस्ट पार्टिकल हर जगह है, पर अगर किसी जगह पर आर्द्रताग्राही नाभिक नहीं है तो वहाँ पर कंडेंसेशन का यानी संघनन की प्रक्रिया नहीं होगी और बादल नहीं बनेगा और बारिश नहीं होगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। आपने समाचार पत्रों में एक न्यूज़ सुनी होगी जिसे कहते हैं कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेनफॉल। उस आर्टिफिशियल रेनफॉल में क्या होता है कि वो उन जगहों पर कराई जाती है जिन जगहों पर आर्द्रताग्राही नाभिक नहीं होते हैं। क्या कराते हैं? हम जेट से उन आर्द्रताग्राही नाभिकों का छिड़काव वहाँ पर करते हैं। वहाँ पे उनका स्प्रे किया जाता है और आर्द्रताग्राही नाभिकों को, NaCl को या डस्ट पार्टिकल को या और जो इस तरीके के पार्टिकल हो सकते हैं, उन पार्टिकल्स को हम वायुमंडल में उनका छिड़काव करते हैं ताकि क्या हो सके, ये जो संतृप्त वायु है ये उन आर्द्रताग्राही नाभिकों को यूज़ करे, वो आर्द्रता को ग्रहण करें और कंडेंसेशन हो जाए। तो इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का। यहाँ के बाद संघनन होगा और बादल बनेगा और बादल बनने के बाद बारिश हो जाएगी। अब बारिश भी आपने देखा होगा, कई जगह पर बारिश होती है जल की बूंदों के रूप में और कई जगह पर आपने सुना होगा हिमकणों के रूप में वर्षा होती है। हिम वर्षा जिसे कहते हैं, स्नोफॉल कहते हैं। उसका क्या लॉजिक है वो भी एक टेक्निकल पॉइंट इसी बीच में है। हमने यहाँ पे लिखा कि तापमान लगातार घटता गया और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती गई। जैसे जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ते बढ़ते 100% पे पहुँच गई, यानी वायु क्या हो गई? संतृप्त हो गई। वायु संतृप्त हुई। अब इस पॉइंट को देखिए, वायु संतृप्त हुई, किसी तो तापमान पर घटते घटते कुछ तो तापमान रहा होगा ना। मान लीजिए यहाँ की सतह का तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड था, ऊपर घटते घटते यहाँ पे कुछ तो तापमान घटा होगा, मान लीजिए 2 डिग्री के आसपास है या -2 है, कुछ तो रहा होगा। तो जिस तापमान पर वायु संतृप्त हुई, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है या -1 है, -2 है, 0 डिग्री है, जो भी है, जिस तापमान पर वायु संतृप्त हुई, जिस तापमान पर हुई, वही तापमान क्या कहलाता है? उसका औसांक बिंदु कहलाता है, यानी ड्यू पॉइंट कहलाता है। जिस तापमान पर वायु संतृप्त होगी वही कहलाएगा उसका औसांक बिंदु यानी ड्यू पॉइंट। अब इस ड्यू पॉइंट को देखते हैं। अगर ड्यू पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो, अगर ड्यू पॉइंट यानी वायु 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर 1, 2, 3, 4 पर संतृप्त हो रही है तो जो वर्षा होगी वो जल के रूप में होगी, लिक्विड फॉर्म में होगी, बारिश की बूंदें गिरेंगी। अगर यही औसांक बिंदु 0 डिग्री हो या फिर 0 डिग्री से कम हो तो जो वर्षा होगी वो हिमकणों के रूप में होगी, यानी हिम वर्षा देखने को मिलेगी। यानी यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से, अगर 0 डिग्री या उससे नीचे तापमान है तो यहाँ पर जो वर्षा होगी वो हिमकणों के रूप में होगी, हिम वर्षा होगी। तो ये एक वर्षा का पूरा प्रोसेस है जिसको हमने समझा। वाष्पीकरण होगा, इसके बाद हवा ऊपर जाएगी, तापमान घटेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी तो वायु संतृप्त हो जाएगी। जैसे ही वायु संतृप्त हुई तो हम देखेंगे कि वहाँ पर आर्द्रताग्राही नाभिक अगर उपस्थित हैं तो उन आर्द्रताग्राही नाभिकों की वजह से संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे संघनन होता जाएगा बादल बनते जाएंगे और वही बादल वर्षा के रूप में नीचे बारिश करेंगे। यहाँ पे औसांक बिंदु देख लेंगे कि जिस तापमान पर वायु संतृप्त हुई वो औसांक बिंदु कहलाता है और औसांक बिंदु अगर 0 डिग्री से ज़्यादा है तो वर्षा जल के रूप में होगी, अगर औसांक बिंदु 0 डिग्री या उससे कम है तो वर्षा हिम के रूप में होगी।
तो ये हमने वर्षा को समझा। उम्मीद है कि आपको वर्षा का ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा और इसी प्रकार की आगे हम वीडियो की सीरीज़ लाते रहेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे वर्षा कितने प्रकार की होती है और वो प्रकार किस किस तरीके से काम करते हैं, कहाँ पे संवहनीय वर्षा होती है, कहाँ पर वाताग्रीय वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा किस तरीके से होती है, किस तरीके से बादल का पटना है, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।